हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस जनरेशन। मेरा नाम है वर्षा और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी में 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आधी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप में भी वही पैशन है और वही डेडिकेशन है नेट के लिए, वही डेडिकेशन है अपने एग्जाम्स में टॉप करने का, तो हाँ, ये वीडियो सबसे पहले हम लोग नेट से थोड़ा हट कर बात कर लेते हैं, यानी कि अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी के 100 मार्क्स होते हैं। 75 या 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 25 या 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो ओवरऑल आप जानते हैं या आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का पेपर जो होता है 70 मार्क्स का थ्योरी का और 25 और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो इसीलिए जब हम लोग साइकोलॉजी का सिलेक्शन ऐसा ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं तो हमें पता होता है कि 30 मार्क्स या फिर 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड होंगे, इसलिए साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर किया जाता है। बट सिर्फ स्कोर करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। साइकोलॉजी की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है, ये अप्लाइड होता है। इसमें कुछ ऐसे थ्योरीज होते हैं, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको क्रिटिकली इवेलुएट करना होता है, क्रिटिकली समझना होता है, जिसके बाद वो जो थ्योरीज के 70 मार्क्स होते हैं, जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसका 70 मार्क्स होता है, उसमें से आप 50 मार्क्स या फिर 60 मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से वो 60 मार्क्स, वो 65 मार्क्स या फिर ये कहें कि 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल तो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि आपके टीचर्स पर आधारित होता है, आपके वाइवा पर डिपेंड करता है और आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है उसमें अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक माइंड सेट होता है कि भाई 25 मार्क्स या 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है तो 40 मार्क्स या 50 मार्क्स भी ले आएंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस तरह का स्टार्टिंग में एक थिंकिंग होती है। बट जब हम लोग साइकोलॉजी को ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और जब उसको पढ़ना होता है तो फिर समझ में आता है कि वो 40 मार्क्स 50 मार्क्स लाना कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा टफ है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। आपको अपने एक गोल को हमेशा फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एग्जाम दे रहे हैं और आपको किस एग्जाम के लिए आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका गोल बेसिक है क्या। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रिपरेशन आपकी हो रही है ये आप नेट के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं या फिर नेट के बाद के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि आपको पीएचडी भी करना है और उसमें भी अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, इसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये कि आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब गोल क्लियर होगा तो आपके अंदर ना ये फीलिंग नहीं रहेगी कि हाँ बस पढ़ लेना है। तो पढ़ लेना अलग चीज़ होती है, बट उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ करके उसके ऊपर मास्टरी करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर आपको पढ़ लेना है यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेना है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो ठीक है पढ़ लीजिए। बट अगर आपको सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, आपको नेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, नेट के बाद एमफिल करना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना है, इसके साथ ही साथ अगर आपका गोल पीएचडी तक है, तो जी हाँ, आपको अपना टॉपिक, अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरीज के जो की पॉइंट्स है, जो बेसिक थ्योरीज है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि देखिए पहली बात तो साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज है, हर एक चैप्टर में भर भर के थ्योरीज दी गई हैं। अगर आप इंटेलिजेंस को ले लें, पर्सनैलिटी को ले लें, लर्निंग को ले लें, मेमोरी को ले लें, मतलब जिस भी टॉपिक को, जिस भी कॉन्सेप्ट को आप उठाएंगे वहाँ पे आपको न जाने कितनी सारी थ्योरीज मिलेंगी और उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव और अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उन पर्सपेक्टिव को समझने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक को अच्छे से, मतलब समझ चलो मेमोरी का कोई एक टॉपिक उठा लिया, ठीक है, या फिर लर्निंग का कोई एक टॉपिक उठा लिया। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी थ्योरीज दी गई हैं उनको पहले समझना है, उनको पॉइंट आउट करना है,
उसके बाद उस थ्योरी का की पॉइंट क्या है, उस थ्योरी का बेसिक क्या है, उसको समझना है, उसको बार बार समझना है, बार बार समझने की कोशिश करना है, उसको मेमोराइज करना है। देखिए, मैं यहाँ आपको रटने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि किसी एक टॉपिक को उठा लो, उसको बार 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 रीड करो। एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो। देखो, ये तो पक्का है कि अगर आप किसी भी थ्योरीज को एक बार रीड कर रहे हो तो वो समझ में नहीं आनी है। तो उसको एक बार के बाद दूसरी बार रीड करो, तीसरी बार रीड करो, चौथी बार रीड करो, 5वीं बार रीड करो। कंटिन्यूअसली तब तक रीड करो जब तक कि आपको उसका बेसिक की पॉइंट ना समझ में आए, उसका प्रिंसिपल ना समझ में आए, जब तक ये ना समझ में आए कि ये थ्योरी दूसरी थ्योरी से अलग क्यों है। एक ही थ्योरी, चाहे इंटेलिजेंस ले लो, उसमें इंटेलिजेंस के बारे में फैक्टर की थ्योरी ले लो, चाहे प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ले लो, उसमें अलग अलग चीज़ें बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? इंटेलिजेंस के बारे में बताती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी क्यों अलग है गिलफोर्ड की थ्योरी से। समझ रहे हो? जेनसन की थ्योरी क्यों अलग है दूसरी थ्योरी से। तो ये आपको क्या करना, समझना है। अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप कॉन्फिडेंटली किसी के सामने उस टॉपिक को एकदम बिना किसी प्रेशर के जस्ट क्या कहते हैं, कैजुअली बोल रहे हो कि हाँ ये टॉपिक्स उसमें बताए गए हैं, उस थ्योरी में ये बताया गया, दूसरी थ्योरी में ये बताया गया। तो हाँ, यही आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और यही अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट होता है। एंड बात करते हैं रिव्यू द नोट्स, यानी कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स को डेली 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 क्या करना है, रिव्यू करना है। रटना नहीं है, देखो फिर बता रही हूँ, रटना नहीं है, उनको क्या करना है, रिव्यू करना है, उनको रीड करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मेमोराइज हो जाएंगे, आपको अपने ध्यान में रहेंगे, उनके ऊपर आपका अटेंशन रहेगा और आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। थर्ड बात करते हैं पास्ट पेपर के, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं उनके प्रैक्टिस की। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। पहली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम दे क्यों रहे हो, आपका बेसिक गोल क्या है। अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लेना है, उसमें पास हो जाना है, साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो अलग बात है। बट अगर आपको आगे भी जाना है तो उसके लिए अलग बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको प्रैक्टिस में लाना है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे और अपने आप को फेमिलियर कर पाएंगे एग्जाम से। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट स्टडी एड्स की। स्टडी एड्स क्या होता है, यानी कि आपको बड़े बड़े चार्ट पेपर्स बनाने हैं, छोटे छोटे कैटलॉग्स टाइप के बनाने हैं, चंक्स बनाने हैं और उनमें उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है, उनको मेमोराइज करके उनको क्या करना है, उनका एक बंच बनाना है और उनको रिवीजन में लाना है। घूम रहे हो, फिर रहे हो, ओपन किया, देख लिया। या फिर अगर आप अपने चार्ट पेपर बना सकते हो तो अपने किसी भी वॉल पर क्या करना है, उसको पेस्ट करना है और उसको देखना है। इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो देखते 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 क्या होंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हाँ हाँ एक्सपीरियंस याद है ना, मुझे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो हाँ एक्सपीरियंस हो जाता है और वो जो चार्ट पेपर होता है जो हम लोगों ने पेस्ट किया रहा, उसका जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है वो सडनली एकदम क्लियर हो जाता है। अरे ये तो सामने ही था, ये तो यही कह रहा था, मुझे ही समझ में नहीं आया, मैंने सही से इसको रिवीजन नहीं किया, इस पर फोकस नहीं किया। तो उस आहा एक्सपीरियंस के लिए आपको चंक्स बनाने हैं, आपको स्टडी एड्स तैयार करने हैं, आपको चार्ट पेपर्स बनाने हैं और समरी तैयार करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सी क्लैरिफिकेशन की। क्लैरिफिकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स आते हैं, क्लास में पढ़ा करके चले जाते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको आ रहा है कि नहीं, बट हेजिटेशन के कारण आप बता नहीं पाते। मेरे साथ यही हुआ था। मुझे याद है मैम क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज पढ़ा रही थी, जिसमें वो पावलोव की थ्योरी थी उसके बारे में बता रही थी। ये मेरे ग्रेजुएशन की बात है, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, मैम ने मुझसे पूछा वर्षा तुम्हें समझ में आ रहा है, जबकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यस मैम मुझे समझ में आ रहा है, बट बहुत हेजिटेशन हो रही थी उनसे ये बोलने में कि नहीं मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये नहीं पता कि बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा था कि नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा, बट मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी। वो बेल के बारे में बता रही थी, लाइट के बारे में बता रही थी, डॉग के बारे में बता रही थी, बहुत सारी बातें बता रही थी, बट कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में मैं घर गई, मुझे लगा कि इसको स्टडी करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो बता क्या रही थी, बट इतना ज़्यादा बोर लग रहा था कि उसको रीड करने का भी मन नहीं किया। बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने उस थ्योरी को समझा, उसको बार बार रीड किया, उसको समझने की कोशिश की, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स बनाए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा,
मैंने देखा कि उसको कैसे उसको राइट अप करना है, सब कुछ समझा, तब जाके वो थ्योरी मुझे बाद में जा कर के समझ में आई। भाई उस समय तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना था, जैसे मैंने बताया कि वो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, तो उस समय इतना कम टाइम था, एग्ज़ाम को पढ़ना था। मैंने बाकी सब बहुत अच्छे से समझ लिया था, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। सबके सब टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे, पता था कि इस टॉपिक में बताया क्या जा रहा है, इस टॉपिक के की पॉइंट्स क्या हैं, ये सब पता था। बट वो थ्योरी पता नहीं क्यों कहीं जाके अटक गई थी, समझ में ही नहीं आ रही थी। लग रहा है वो एग्ज़ाम के टाइम का वेट कर रहे थे कि जब एग्ज़ाम आएगा तो कहीं से सिक्स सेंस आएगा या कहीं से आहा वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तो वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं कि आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको अपने टीचर से जाकर के पूछना है। आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, थ्योरीज हैं, मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स भी भर भर के पड़े हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं गूगल पे। तो आपको क्या करना है, आपको उसको समझना है। आपकी चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, तो आप उसको हेजिटेट ना करें, आप उसको अपने लैंग्वेज में सर्च करें, उसको समझने की कोशिश करें। कभी कभी हिंदी की चीज़ें जो होती हैं इंग्लिश में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत ईजी वर्ड्स में मिल जाती हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश वालों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो उसको हिंदी में सर्च करिए। तो हिंदी में क्या होगा, वो आपको हो सकता है कि हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, वो कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ किया गया हो, बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रहा है। अगर आपसे इंटरप्रिटेशन के बारे में कहा जा रहा है तो एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन होता क्या है। अगर आपसे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा जा रहा है, मतलब एक लाइन में लिखा रहेगा कि यू हैव टू यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग, अब पता ही नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, तो आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज को, बाइलिंगुअल होना बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हिंदी वाले भी इंग्लिश के लिए ट्राई करें और इंग्लिश वाले भी हिंदी के टॉपिक्स को, थ्योरीज को देखें जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको क्या करना है, आपको स्टडी स्केड्यूल मेंटेन करना है, उनको डेवलप करना है। हर एक टॉपिक को एक डेडिकेटेड टाइम एलोकेट करना है। इससे क्या होगा, आप हर एक टॉपिक को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और हर एक टॉपिक के लिए आपको अंदर से कोई हेजिटेशन नहीं होगा, आपको जल्दीबाजी नहीं मची रहेगी कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि टाइम एग्जाम का बहुत पास में आ गया है। प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो टर्म है वो क्या है। साइकोलॉजी में टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पता है तो वो जो पूरा टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है या जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड यूज़ किया गया है, वो आप उसको नहीं समझ पाओगे। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपको ये पता होना चाहिए। एसोसिएशन कहीं यूज़ किया जा रहा है, किसी किसी लाइन में ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि देयर इज अ एसोसिएशन विल बी डेवलप बिटवीन द स्टूमली एंड स्टूमलस। अगर ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं तो अगर आपको पता ही नहीं कि एसोसिएशन होता क्या है, तो वो पूरी लाइन आपके लिए वेस्ट हो गई। व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन स्टूमली एंड स्टूमलस, अगर आपको पता नहीं है एसोसिएशन क्या होता है तो आप कैसे समझ पाओगे। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखिए कि साइकोलॉजी में टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे हैवी हैवी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, क्लैरिफिकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, न जाने कितने टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप उन टर्म्स को समझिए, उसको क्या कह रहा है। अब देखो, ये भी अगर टर्म समझने जाओगे तो फिर की पूरी थ्योरी निकल के आएगी, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। अगर आपको सिर्फ 45 या 50 मार्क्स के सोच के ले रहे हो, मतलब आपने लिया है साइकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आपको मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है क्या क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग होता है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरीज। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि आपको थ्योरीज को एनालाइज करना है, उनको इवेल्युएट करना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से डिफरेंट क्यों है, इस थ्योरी में क्या बताया जा रहा है, दूसरी थ्योरी में क्या बताया जा रहा है, और उस थ्योरी की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है और इन्हें ही आपको प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100% मार्क्स सिक्योर करना बहुत इजी नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए। आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और एग्जामिनेशन डिफ़िकल्टी हमेशा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की तरह वर्क करेंगे, आपके स्टडी को अफेक्ट करेंगे। बट रेगुलर स्टडी या फिर मैंने जो जो आपको की टॉपिक्स बताए हैं, टर्म्स बताए हैं,
उनको करने से क्या होगा, आपकी मेमोराइजेशन की पावर क्या है, बढ़ेगी। आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि उनको भी मेरे जो चैनल है उस तक रीच होगी, वो भी उन वीडियोस को देखेंगे और इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। सो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।